नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 के बारे में। चैप्टर नंबर 4 मैंने आपको अभी स्किप कर दिया है क्योंकि चैप्टर नंबर 4 सेम है आपका क्लास 10th की बुक में चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है, तो क्योंकि जो टॉपिक है आपका वो है राजस्थान की प्राचीन सभ्यता, जिसमें कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता, बैराठ, गणेश्वर सभ्यता उनके बारे में जिक्र किया गया। तो ये सारे मैंने आपको टॉपिक वाइज करा रखी हैं, ठीक है, डिटेल में करवा रखी हैं, तो आप वहाँ से ज़रूर चेकआउट करें। तो मैंने इसमें आपको सारी सभ्यताएं हैं वो हमने डिटेल में मैंने आपको ट्रिक प्लस फैक्ट दोनों तरह से करवाया था, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी आए थे, फैक्ट जो भी आए थे, वो भी मैंने आपको वहाँ कवर करा दिए हैं। तो वहाँ पर आप डिटेल से पढ़ें अच्छे से। बात करते हैं अब हम 5th चैप्टर की। तो देखिए 5th चैप्टर है आपका आज़ादी से पूर्व राजस्थान का स्वरूप। तो यहाँ पर भी बात कर रहा है आपकी कुछ, यहाँ पर आपको जो प्राचीन समय में, जैसे अभी तो जो हमारा शासन व्यवस्था है उसके अंदर जैसे आपको अभी तो सीएम देखने को मिलते हैं, ठीक है, यानी मुख्यमंत्री हैं, मंत्री देखने को मिलते हैं, इस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिलती है। या गाँव के अंदर जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जैसे ग्राम पंचायत है, फिर नगर पालिका वगैरह, ये सब देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर ये बात कर रहा है आज़ादी से पहले, यानी जो प्राचीन समय में किस तरह की व्यवस्थाएं होती थी। तो आपको पता है कि उस टाइम क्या होते थे, राजा वगैरह होते थे, ठीक है, जैसे राजा होते थे, बख्शी होते थे, मंत्री होते थे, अधिकारी होते थे, और जो जागीरदारी व्यवस्थाएं होती थी, ठीक है, उस तरह की व्यवस्थाएं हमें पढ़ने को मिलती हैं। तो अब हम उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बता रखा है, रविवार का दिन था। दिशा अपनी माँ के साथ गांव के पनगढ़ पर पानी भरने गई थी। पानी लेकर जाते समय पनगढ़ के पास बने हुए पुराने किलों और कुछ लोगों को घूमते हुए फोटो खींचते हुए देखा। उसने माँ से प्रश्न किया कि ये लोग कौन है, क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटक हैं और ये पुराने किले को देखने आए हैं। इसके लिए तो उसने पूछा कि इसके लिए में से क्या जो वो देखने आए हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ से, आज़ादी से पहले हमारा राजस्थान वर्तमान स्वरूप में नहीं था। यानी जिस तरह से अब जो चीज़ें बनी हुई हैं, जो शासन व्यवस्था है, वैसी पहले नहीं थी। पहले क्या था, यह मुख्यतः विभिन्न रियासतों में विभाजित था। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ, क्या हुआ था, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था, तो एकीकरण से पहले क्या हुआ कि हमारे जो पूरा राजस्थान है वो कुछ रियासतों में बटा हुआ था, छोटी छोटी रियासतें, क्षेत्र थे, फिर उनको मिलाकर ही क्या हुआ था, हमारे राजस्थान राज्य का निर्माण हुआ था। तो उसके बारे में बात कर रहा है कि वर्तमान स्वरूप में नहीं था, पहले रियासतें होती थी। ये रियासतें स्वतंत्र राज्य की तरह ही शासन चलाती थी। रियासतों के शासक मंत्रियों और जागीरदारों की सहायता से शासन का संचालन करते थे। शासक शक्ति का सर्वोच्च केंद्र राजा होता था। जैसे मैंने आपको बताया कि कौन होता था, राजा होता था, और शासन का यह प्रकार राजशाही शासन कहलाता था। राजशाही का मतलब क्या हुआ, जहाँ पर राजा का शासन हो, ठीक है, राजशाही का मतलब हो गया जहाँ पर राजा का शासन हो। तो राजा अपने मंत्रियों से के साथ वहाँ पर क्या कहलाता था, शासन चलाता था। और जो रियासतें होती थी, उन रियासतों के हेड कौन होते थे, राजा होते थे, ठीक है। तो वहाँ पर क्या था कि शासन व्यवस्था सबकी अपनी अपनी रियासतों की अलग अलग शासन व्यवस्था थी। तो बात करते हैं अब राजशाही शासन का स्वरूप। राजस्थान की विभिन्न रियासतों यानी राज्यों में सिसोदिया, राठौड़, कछवाहा और चौहान आदि शासक राज्य करते थे। ये अलग अलग राज्य थे, किंतु शासन व्यवस्था सबकी लगभग लगभग समान ही होती थी। जैसे शासन संचालन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के पदाधिकारी राजा, मंत्री, बख्शी, खजांची, परगना आदि अधिकारी होते थे, ठीक है। यहाँ पर ही देख लेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर राजशाही शासन क्या हो गया, यानी राजा का जहाँ शासन हो। तो जो पहले व्यवस्थाएं होती थी, रियासतें होती थी, उसमें कौन कौन सी रियासतें प्रमुख थी, सिसोदिया हो गई, राठौड़ हो गई, कछवा हो गई, चौहान हो गई। ये रियासतें तो सबकी अलग अलग थी, ठीक है, लेकिन इनकी जो शासन व्यवस्था थी वो लगभग लगभग क्या थी, समान थी, ध्यान रखिएगा। और किस तरह की शासन व्यवस्था थी, क्या होते थे, यहाँ पर पदाधिकारी होते थे, राजा होते थे, मंत्री होते थे, बख्शी होते थे, खजांची होते थे, और परगना होते थे। तो अब इनके बारे में जानेंगे कि इसका क्या रोल होता था। सबसे पहले बात करते हैं राजा की। राजा राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था, ठीक है, यानी आप मान सकते हैं शक्ति का केंद्र कौन था, राजा था। सामान्यतः राजा अपने सलाहकारों और मंत्री परिषद के सहयोग से शासन चलाता था। तो देखिए सबसे प्रमुख कौन था, राजा था, यानी राजा जो डिसीजन दे देगा उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता था। तो राजा ही क्या था, केंद्र में था, पूरी शक्ति का केंद्र था। सेकंड कि राजा जो है वो सलाहकारों और मंत्री परिषदों के सहयोग से क्या करता था, शासन चलाता था। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो सबसे पहले हमने पढ़ा है राजशाही शासन के बारे में। राजशाही शासन के अंदर रियासतें जो थी वो राजशाही शासन में डिवाइडेड थी, ठीक है। बात करते हैं अब मंत्री की। राजा अपने शासन कार्य में सहायता हेतु
मंत्रियों की नियुक्ति करते थे। ठीक है, किसकी नियुक्ति करते थे? मंत्रियों की नियुक्ति करते थे। पर सबसे पहले राजा होते थे। राजा क्या करते थे कि ताकि उनका संचालन सही तरह से चलता रहे शासन का, इसलिए वो क्या करते थे? मंत्रियों की नियुक्ति करते थे। और जो प्रमुख मंत्री होते थे उनको क्या कहते थे? दीवान कहते थे। ठीक है, प्रमुख मंत्रियों क्या कहा जाता था? दीवान कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। राजा समय समय इनसे मंत्रणा करके, नहीं बातचीत करके राजकार्य की जो जटिल समस्याएं थी उनको सुलझाते थे। देखिए क्या है यहाँ पर, कौन सा पॉइंट पढ़ा हमने? मंत्री। राजा के बाद राजा किसको नियुक्त करता था? मंत्रियों को। और मंत्री में जो प्रमुख मंत्री होते थे, ठीक है, प्रमुख मंत्री होते थे, उनको क्या कहा जाता था? उनको क्या कहा जाता था? दीवान कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, जो प्रमुख मंत्री होते थे उनको दीवान कहा जाता था। बात करते हैं थर्ड, बख्शियों की। बख्शी क्या थे? सेना को वेतन देना और सेना संबंधी कार्यों की जिम्मेदारी किसकी होती थी? बख्शी की। तो कुल मिलाकर आप मान सकते हैं बख्शी कौन होते थे? जो सेना की जिम्मेदारी लेते थे, यानी सेना के कार्यों को करते थे, उनको वेतन देना, ठीक है, उनसे जुड़ी हुई जो भी समस्याएं वगैरह सोल्व करना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, किसका काम था? बख्शियों का। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, खजांची कौन होते थे? खजांची मतलब जो खजाने से रिलेटेड है, आप समझ सकते हैं। तो आमदनी और खर्च के हिसाब को संतुलित रखना और बचत को सुरक्षित शब्द को राजकोष में वृद्धि करना खजांची का कार्य होता था। जैसे टैक्स वगैरह लगाना, ठीक है, या फिर किस तरह से भाई बैलेंस किया जाए, खर्चा कितना हो रहा है और जबकि इनकम कितनी है, तो उसके हिसाब से टैक्स को बढ़ाना है या कम कर देना है, ठीक है, या क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए जिससे कि हमारे जो राजकोष है उस पर ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, ठीक है, उसको नुकसान हो। तो इन सब चीज़ों को ऑपरेट करने का काम किसका होता था? खजांची को। देखिए खजांची का मतलब आप ऐसा सकते हैं खजाने से रिलेटेड, खजाना मतलब जो राजकोष होता था। बात करते हैं नेक्स्ट, परगना। परगना अधिकारी क्या होते थे? राज्य परगनाओं में विभाजित था, ठीक है, और परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी परगना अधिकारी की होती थी। तो परगना क्या हो गया कि जो राज्य के अंदर शांति व्यवस्था का काम कौन करेगा? परगना करेगा। तो ये परगना अधिकारी मतलब एक डेजिग्नेशन थी, एक पोस्ट थी, ठीक है। तो और ये क्या था? परगनाओं में मतलब अलग अलग परगना के, राज्य के अलग अलग परगना होते थे और इनके बीच में बैलेंस रखना। जैसे भी आप मान सकते हैं भाई विदेश मंत्री है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? वो जैसे कि दूसरे देशों से बातचीत करते हैं, बैलेंस करके रखते हैं, उस तरह से आप मान सकते हैं परगना अधिकारी होते थे। और लेकिन आप थोड़ा सा मतलब इससे थोड़ा सा डिफरेंट मान सकते हैं। मैंने जस्ट आपको ये एग्जांपल दिया, ठीक है। परगना अधिकारी बेसिकली क्या करेंगे? राज्य के अंदर शांति व्यवस्था बनाने का कार्य है। नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट लाइन है, ग्राम यानी गांव राज्य की सबसे छोटी इकाई होती थी। मैंने आपको बता दिया अभी सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जैसे अब जो होती है ग्राम सभा सबसे छोटी इकाई होती है, तो ऐसे ही गाँव यानी ग्राम जो होते थे राज्य की सबसे छोटी इकाई होते थे। और ग्राम का शासन या गांव का शासन ग्राम पंचायत करती थी, ठीक है। तो अगर रियासतों की बात करें यानी अगर व्यवस्था की बात करें, सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ग्राम सभा है सबसे छोटी, मतलब। और अब तो जैसे ग्राम पंचायत हो गई, और ग्राम पंचायत के अंदर भी सबसे छोटी की अगर हम बात करें तो ग्राम सभा होती है। और जो अगर वैसे व्यवस्था की बात करें, भाई नगर है, राज्य है, जिला है, तो उसमें सबसे छोटी इकाई होती है गाँव, ठीक है, गाँव होती है। बात करते हैं नेक्स्ट इसके बाद, तो उसके बाद आता है जागीरदारी व्यवस्था। देखिए अभी हमने कौन सी पढ़ी है? राजशाही शासन पढ़ा है। राजशाही शासन के अंदर कौन कौन से पॉइंट पढ़े? राजा पढ़ा, राजा जो है वो मेन होता था, मुख्य केंद्र होता था शक्ति का। सेकंड मंत्री पढ़ा, मंत्री राजा जो है अपने शासन के लिए मंत्री को नियुक्त करता था। और मंत्री जो होते थे वो जो राज्य की जो समस्याएं होती थी उनको सोल्व करते थे। और उनमें जो प्रमुख लोग होते थे उनको क्या कहा जाता था? प्रमुख मंत्री को दीवान कहा जाता था। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ा हमने बख्शी क्या होते थे? सेना से रिलेटेड जो भी काम होगा वो बख्शी करेंगे। उसके बाद आता है खजांची का मतलब हो गया जो खजाने से रिलेटेड है। तो खजाना मतलब जो आमदनी खर्च लगाना, टैक्स लगाना, ये सब किसका काम होता था? खजांचियों का। नेक्स्ट है उसके बाद यानी जो फाइनेंस से रिलेटेड जो भी काम होगा वो हो गया खजांची का। उसके बाद परगना अधिकारी मतलब मान सकते हैं आप कि जो राज्य के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम किसका होता था? परगना अधिकारियों का। बात करते हैं उसके बाद छोटी इकाई की, सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ग्राम है, गाँव है। और व्यवस्था के अंदर बात करें तो गाँव का प्रशासन कौन चलाता है? ग्राम पंचायत चलाती है। बात करते हैं अब जागीरदारी व्यवस्था की, तो एक व्यवस्थित राज्य के लिए प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य तत्व है। राजस्थान के मध्यकाल का संपूर्ण राज्य शासन राजा और जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित था। ध्यान रखिएगा कौन सा? मध्यकालीन शासन की बात कर रहा है। तो राजस्थान के अंदर जो मध्यकालीन व्यवस्था थी, मध्यकालीन शासन था, उसके अंदर क्या क्या होते थे? राजा होते थे और जागीरदारी व्यवस्था होती थी। नेक्स्ट इसमें राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध और कुलीय भावना पर आधारित प्रशासन और सैनिक व्यवस्था थी, ठीक है। ये किस तरह की व्यवस्था थी? रक्त संबंध यानी आप मान सकते हैं जैसे
ब्लड उसके ऊपर, जैसे कि आप मान सकते हैं भाई सबसे पहले राजा बनेगा, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद कौन बनेगा, यानी वहाँ पर इलेक्शन वगैरह वोट वगैरह नहीं होते थे। उसके बाद नेक्स्ट अधिकारी कौन बनेगा, जैसे राजा की मृत्यु हो गई या डेथ हो गई, मान सकते हैं मृत्यु हो गई, तो उसके बाद कौन बनेगा, उसी का पुत्र बन जाता था फिर से राजा, फिर उसका पुत्र। तो यानी इसी तरह से ये जो चीज़ है ये चलती रहती थी, यानी परिवारवाद चलता रहता था। ठीक है, इस तरह से ही शासन व्यवस्था होती थी। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का मूल तत्व था कि राजा की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र राजा बनता था। देखिए मैंने आपको बता देना, जागीरदारी व्यवस्था बेसिकली क्या हो गई, जागीरदारी व्यवस्था का मतलब हो गया कि पहले राजा बनेगा, राजा की डेथ हो गई तो फिर उसका सबसे बड़ा पुत्र बन जाएगा, फिर उसकी डेथ हो गई तो उसके बाद उसका पुत्र बनेगा, यानी इस तरह की जो व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था थी, वो चलती रहती थी। राजा अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन के लिए भूमि आवंटित करता था और भाई बंधुओं को दी गई इस भूमि का स्वामी जागीरदार कहलाता था। राजा अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन के लिए, ठीक है, किसको, छोटे भाइयों को जीवन यापन के लिए क्या करता था, भूमियाँ दे देता था, भूमि बांट देता था। और इस भूमि का जो स्वामी था वो क्या कहलाता था, जागीरदार। यानी आप समझ सकते हैं, पहले अपने भाइयों को छोटे छोटे उसमें बांट देता था भूमि में, वो फिर उसको बांट देते थे। तो इस तरह से क्या होता था कि जो भी उस भूमि का स्वामी होता था उसको क्या कह देते थे, जागीरदार कह देते थे। जागीरदार का कार्य उस जागीर मतलब उस भूमि की सुरक्षा और उसके शासन संचालन का था। बाद के समय में योग्यता के आधार पर जागीरें प्रदान की जाने लगी। पहले तो वो भाई भतीजावाद वाला चक्कर था कि उसका पुत्र फिर उसका पुत्र, तो यानी वो प्रॉपर्टी उसी के पास रह जाती थी, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होगा कि योग्यता के आधार पर जागीरें प्रदान की जाती थी, यानी नॉलेज के आधार पर। बात करते हैं इसके बाद जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। तो इसमें बताया गया है कि कुछ निश्चित, तो मतलब क्लियर तो नहीं है कि कब से था, लेकिन इसमें कुछ बताया गया है कि इसका विकसित और स्पष्ट स्वरूप राजपूतों के शासनकाल से प्रारंभ माना जाता है। कहाँ से, राजस्थान, जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है, उसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, राजपूतों के शासनकाल से। राजस्थान भूभाग पर राजपूतों की बहुत विभिन्न शाखाओं ने अपने राज्य स्थापित किए थे और उनको जो कि रियासतें कहलाती थी। देखिए, राजस्थान भूभाग पर राजपूतों की बहुत सारी व्यवस्थाओं ने अपने अपने राज्य स्थापित किए और ये ही क्या कहलाती थी, रियासतें। जैसे मैंने आपको बताया था, छोटे छोटे राज्य हो गए, अपने अपने क्षेत्र हो गए, तो वो क्या कहलाती थी, रियासतें कहलाती थी। उनके ऊपर शासन कौन करता था, राजा करता था, ठीक है, तो वो रियासतें बन जाती थी। तो रियासतों की सुरक्षा और संचालन हेतु शासकों ने जागीरों की व्यवस्था की थी, उसी को हम जागीरदारी व्यवस्था कह देते हैं। यानी उस भूमि के संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए क्या क्या करता था, उसके स्वामी बांट दिए गए थे कि भाई इसके ध्यान ये रखेगा, इस भूमि की जिम्मेदारी इस व्यक्ति की है, और फिर वो अपने नीचे लोगों को जो है भूमि वगैरह बांट देता था। तो इसको हम क्या कह देते थे, जागीरदारी व्यवस्था कह देते थे। तो बात करते हैं इसे, नेक्स्ट करते हैं जागीरदारी व्यवस्था के कुछ स्वरूप की। तो यहाँ पर क्या था कि यह रक्त संबंध पर आधारित सैगोत्रीय कुलीय व्यवस्था थी। जैसे मैंने आपको बताया कि उसके अंदर वही चलती थी। जैसे पहले राजा ने नीचे भूमि बांट दी और उसके बाद उस भूमि को जिसको दे दिया वही उसका जागीरदार होता था, यानी वो फिर अपने पुत्रों को, फिर वो अपने पुत्रों को, इस तरह से ही जो एक भूमि थी वो उसी के पास ही रह जाती थी, ठीक है। इस तरह से ही शासन व्यवस्था थी। नेक्स्ट इसमें राजा महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर किसको, जागीरदारों को नियुक्त करता था। नेक्स्ट है इसमें राजा और जागीरदार के संबंध स्वामी और सेवक के नहीं होते थे, बल्कि भाईचारे पर आधारित होते थे, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट मध्यकालीन जागीरदारी व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन की, किस तरह से इसका स्वरूप चेंज हुआ। मुगल काल में मुगलों से संधि के कारण शासकों की जागीरदारी पर निर्भरता कम हो गई थी। तो शासक मुगल मनसबदार बन गए थे और उन्हें मुगलों का संरक्षण प्राप्त हो गया था। इसे शासक जागीरदारों के साथ स्वामी जैसा व्यवहार करने लगे थे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिए क्या था कि जब मुगल व्यवस्था आई इसके अंदर मुगल व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था, मुगल व्यवस्था आने लगी, तो क्या हुआ, यहाँ पर किस तरह का बन गया, पहले तो भाईचारे पर आधारित होता था, लेकिन बाद में किस तरह से राजा यानी शासक और जागीरदारों के बीच में डिफरेंसेस होने लगे, ठीक है। तो उसके बाद शासक क्या है, अपने आप को राजा समझता था, स्वामी समझता था, ठीक है। और बात करते हैं नेक्स्ट, प्रारंभ में जागीरदार युद्ध और शांति के समय राजा को अपनी सेवाएं देते थे, लेकिन मध्यकाल में सेवाओं के साथ कर व्यवस्था निर्धारित कर दी गई थी, यानी टैक्स निर्धारित कर दिया गया था, जिसका उल्लेख जागीर पट्टे में किया जाता था, ठीक है। मुगल शासन प्रणाली की कुछ व्यवस्थाओं का प्रभाव राजस्थान में दिखाई पड़ा। रियासतों ने अपने प्रशासन को परगनाओं और ग्रामों में विभाजित किया था। तो देखिए यहाँ पर इसका जो स्वरूप है वो कैसे चेंज हुआ, पहले तो भाईचारे के हिसाब से चलती थी चीज़ें, बाद में क्या हुआ कि इनके ऊपर जो
राजा थे उन्होंने क्या किया, जो स्वामी थे उन्होंने क्या किया, टैक्स लगाना शुरू कर दिया, यानी कर देना शुरू, भाई ब्याज देना, कर देना, इस तरह से शुरुआत कर दी कि अगर तुम्हें हमारे भूमि पर कोई कार्य करना है, खेती करनी है, कुछ भी कार्य करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरह से फिर उनमें एक राजा और एक नौकर वाला जो डिफरेंस है वो क्रिएट हो गया था। और ये किसकी वजह से हुआ, मुगलों का जब प्रारंभ हुआ उसकी वजह से। तो बात करते हैं नेक्स्ट, अंग्रेजों का शासन। अंग्रेज राज्य की स्थापना के साथ ही भारत प्रशासनिक दृष्टि से दो भागों में बट गया था, पहला ब्रिटिश भारत और दूसरा रियासती भारत। ठीक है, किस तरह से था, एक तो ब्रिटिश भारत था और दूसरा रियासती भारत था। नेक्स्ट तो देखिए, रियासती भारत तो वो हो गया जहाँ पर टैक्स वगैरह लेके और रियासत वगैरह चलती थी, यानी राज्यों के अंदर जो छोटे छोटे राज्यों के अंदर जो व्यवस्थाएं थी वो। तो बात करते हैं ब्रिटिश कालीन भारत केंद्र शासित प्रदेशों और 11 प्रांतों से बना हुआ था, ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश कालीन यानी ब्रिटिश काल में जो भारत था वो कितने में था, केंद्र शासित प्रदेश और 11 प्रांतों से बना हुआ था। कितने प्रांतों से, 11 प्रांतों से। और सभी प्रांतों के अलग अलग गवर्नर होते थे, जो कि भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी होते थे। यानी ध्यान रखिए, कितने ब्रिटिश काल के अंदर, ब्रिटिश शासन काल में कितने प्रांतों में बटा था, 11 प्रांतों में बटा था। नेक्स्ट, इसके अंदर कौन होते थे, गवर्नर होते थे, जो कि पूरे जो इंडिया का गवर्नर जनरल था उसके लिए उत्तरदायी, यानी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। अब भारत के प्रशासन का सीधा नियंत्रण इंग्लैंड के ताज और संसद के नियंत्रण में आ गया था। कब, 1857 की क्रांति के बाद, जब क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है वो समाप्त हो गया था तब। उसके बाद क्या हुआ, इंग्लैंड के ताज और संसद के नियंत्रण में आ गया था इंडिया का जो प्रशासन था वो। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत का पहला, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, किसको, लॉर्ड कैनिंग को क्या बनाया गया था, गवर्नर जनरल बनाया गया था। और साथ ही साथ उसको पहला वायसराय नियुक्त किया गया था। तो ये कई बार पूछा जाता है, भारत का पहला वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग था। और यही क्या था, गवर्नर जनरल भी था। बात करते हैं नेक्स्ट, अंग्रेज सरकार द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित करके भारत का शासन संचालित किया जाने लगा था। 1935 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम, जिसे 1 अप्रैल 1937 में लागू किया गया था, के अधीन अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन में परिवर्तन लाया गया था। देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कब, 1935 ईस्वी का जो भारत सरकार अधिनियम था कब लागू हुआ था, 1935 का अधिनियम, भारत सरकार का जो अधिनियम था कब लागू हुआ था, 1 अप्रैल 1937 को। ठीक है, कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ था। नेक्स्ट, इससे क्या हुआ था, अजमेर और मेरवाड़ा के प्रशासन में चेंज हुए थे। अब इसे विदेश और राजनीतिक विभाग के आधार पर भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, ये चेंज हुआ था। कौन सा अधिनियम बना था, 1935 में बना था। कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ था। ठीक है, किस में चेंज आया था, अजमेर और मेरवाड़ा के प्रशासन में। अब और ये किस में हुआ था, इसको गृह विभाग के अंदर लाया गया था। गृह विभाग के अंतर्गत आने का प्रमुख प्रभाव यह हुआ कि अब इस क्षेत्र के सभी कानून संघीय कार्यपालिका द्वारा बनाए जाने लगे थे, न कि गवर्नर जनरल द्वारा। पहले क्या था, गवर्नर जनरल ही कानून बनाते थे और उसको फॉलो करवाया जाता था। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1935 में एक एक्ट आया, और एक्ट कब लागू हुआ, 1937 में। इसके अंतर्गत कहाँ से चेंजेस हुए, अजमेर और मेरवाड़ा से चेंजेस हुए। और उसके बाद क्या हुआ, गृह विभाग की स्थापना हो गई थी। और गृह विभाग का मतलब क्या था कि जितने भी कानून बनेंगे वो संघीय कार्यपालिका द्वारा बनाए जाएंगे और उन्हीं को लागू किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल का जो रोल है वो खत्म हो गया था, उनका जो शासन था वो खत्म हो गया था और गृह विभाग की स्थापना हुई थी। तो देश की आज़ादी के बाद राजस्थान की एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी और राजस्थान की विधानसभा के लिए 1952 में चुनाव हुआ था। देखिए बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो राजस्थान के अंदर विधानसभा के लिए पहली बार चुनाव हुए 1952 में। और टीकाराम पालीवाल प्रथम टीकाराम पालीवाल क्या बने थे, पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। ध्यान रखिएगा, निर्वाचित मतलब जो इलेक्शन लड़कर जो बने हैं। ठीक है, तो पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, टीकाराम पालीवाल। बहुत ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले विधानसभा का इलेक्शन कब हुआ था, तो हुआ था 1952 में। 1952 में पहली बार विधानसभा की इलेक्शन हुए थे। और कौन जीत कर आया था, मुख्यमंत्री कौन बना, टीकाराम पालीवाल। ठीक है, पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। तो ये था भाई आपका थ्योरी। अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की। तो देखिए कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। जागीर पट्टा क्या है, वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था, उसको क्या कहते थे, जागीर पट्टा। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। जिसमें जागीर द्वारा प्रदान की गई मतलब जिसमें शासक द्वारा जो जागीर प्रदान की जाती थी उसका उल्लेख मिले, उसको कहते थे जागीर पट्टा।
मनसबदारी क्या है? मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली है। क्या? मुगलों ने जो चलाई थी, ठीक है, मुगल शासन के अंदर चली थी, उसको हम एक प्रशासनिक प्रणाली थी, यानी एक सिस्टम चलाया गया था प्रशासन के लिए, उसको मनसबदारी कहते हैं। नेक्स्ट इसमें होता है निर्वाचित। निर्वाचित मतलब इलेक्ट, जो चुना हुआ हो, ठीक है, जो चुनाव लड़कर आया है। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपको खुद करने हैं। सेना को वेतन या सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी होती थी। अब देखिए चलो कर ही लेते, छोटा सा ही है। सेना को वेतन और सेना संबंधी कार्य, मैंने आपको बताया था क्या कि सेना से रिलेटेड जितने भी काम होंगे वो कौन करेगा? खजांची। खजांची क्या है? जो खजाने का ध्यान रखता है वो। नेक्स्ट इसमें प्रधान, प्रधान का तो जिक्र ही नहीं आया। नेक्स्ट इसमें राजा नहीं आया। सेना संबंधी की जिम्मेदारी किसकी है? तो सेना की जिम्मेदारी किसकी है? बख्शी की होती है। नेक्स्ट इसमें राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? अभी हमने पढ़ा टीकाराम पालीवाल। तो ये 2 क्वेश्चन थे यहाँ पर आपके। नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन और है, वो और देख लेते हैं। एक है मैच द फॉलोइंग। ग्राम, ग्राम क्या होता है? देखिए ग्राम को क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, ग्राम होता है सबसे छोटी इकाई। राज्य की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ग्राम। मनसबदारी क्या होता है? अभी हमने पढ़ा है, मनसबदारी एक व्यवस्था थी जो किसने लागू करी थी? मुगलों ने लागू करी थी, तो मुगलकालीन शासन व्यवस्था। जागीर पट्टा यानी जिसमें जागीर के बारे में जो राजा द्वारा जो लागू की गई जागीर होती है, प्रदान की गई जो जागीर होती है, उसका उल्लेख हो। तो ये है भाई, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। तो मैंने यहाँ पर आपको ये वाला चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, जिसमें हमने क्या पढ़ा है? जो शासन व्यवस्था थी, प्रशासन व्यवस्था थी, वो पढ़ा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस इस तरह की और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के, वो कवर करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ गाइस आप डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेकआउट करें, वहाँ से आप राजस्थान प्लेलिस्ट को चेकआउट करें। साथ ही साथ जो राजस्थान 3rd ग्रेड प्लेलिस्ट है उसको भी ज़रूर चेकआउट करें। वहाँ पर मैंने आपको डिटेल टॉपिक वाइज बता रखा है कि किस चैप्टर को कहाँ से पढ़ना है, किस टॉपिक को कहाँ से तैयार करना है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।